और बहुत अच्छी पैकेजिंग है। और ऑफ कोर्स देखिए कि आज ऑन द शो में क्लोजिंग कॉल में क्या क्या एलिमेंट्स है। सबसे पहले बात करें 2-5 को वायदे बाजार की स्ट्रैटेजी रहने वाली है और मार्केट चेक रहेंगे, हमारे टेक्निकल गेस्ट भी रहेंगे। 2:10 को जो है क्लोजिंग ट्रेड्स होने वाली है जहां पे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे बातचीत होगी। इंडेक्स हो या स्टॉक्स दोनों पे ही नज़र रहेगा। खास पेशकश 2:40 को ऑप्शंस के चैंपियन रहेंगे जहां पे ऑप्शंस की कमाई के जो जरिए हम आपको बताने वाले हैं। मार्केट्स एट 3 जहां पे जो इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज़ है उसे हम जो है मेंशन करेंगे। 3:10 को BTST STBT ट्रेड्स रहने वाले हैं और आखिर में 3:20 को इवेंट्स टू वॉच। कल क्या अहम एक्शंस रहेंगे जिस पे हमारी नज़र रहेगी। तो ये है हमारा ऑन द शो, एक्शन पैक शो है और कुछ इंटरेस्टिंग सरप्राइज एलिमेंट्स भी है जो हम आपको बताएंगे ड्यूरिंग द शो। लेकिन चलिए बड़ी बातें पे जो है फोकस करते हैं। मानसी, बाजार के क्या बड़ी बातें देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बाजार में इस वक्त अगर आप देखेंगे ओपनिंग लेवल से गिरावट हाथ लगी है। निफ्टी में करीब 100 गिरकर 24,850 के पास निफ्टी में हम कामकाज देख रहे हैं। परसेंटेज वाइज पॉइंट वाइज गिरावट काफ़ी ज़्यादा हावी होती हुई बेंचमार्क्स, तो साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़रूर है, लेकिन इंडेक्स वाइज अगर आप देखेंगे बिकवाली का दबाव। IT एकमात्र सेक्टर है जहां हम देख रहे हैं कुछ हद तक मोमेंटम कायम है। IT छोड़ सभी सेक्टर्स में लाल निशान के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। फार्मा में ज़्यादा गिरावट है। फार्मा की सेहत बुरी तरह से बिगड़ती हुई और बिंदु फार्मा, हेल्थ केयर से जुड़े, लेबोरेटरी से जुड़े सारे स्टॉक्स में गिरावट है। और मेटल शेयरों की भी चमक फीकी पड़ती हुई, जहां हिंदुस्तान कॉपर करीब 4% टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लियरली ये कह सकते हैं कि मार्केट आज सुबह हम ग्लोबल क्यूज भी बता रहे थे मिले जुले हैं और उसी का असर है जो कि इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन अभिषेक, गुड आफ्टरनून। ये कल मुंबई में इतनी अच्छी बारिश हुई और आज इतनी गर्मी है मुंबई में और बाजार में भी नरमी है। दिल्ली का तापमान तो ऐसा नहीं है ना? दिल्ली में गर्मी ही गर्मी है फिलहाल तो। मानसी, दिल्ली में गर्मी है और मतलब लोग अब मना रहे हैं कि कब बारिश यहाँ पर हो, और मैं तो तैयारी में हूँ कि कब मैं भाग के मुंबई आ जाऊं। इतनी गर्मी आप सोच लीजिए। मोस्ट वेलकम, आइए आइए। आप एक काम कीजिए, शेयरों में कहाँ पर गर्मी मानसी जरा वो बता दीजिए। आज के जो बिग बजिंग स्टॉक्स हैं वो कौन से हैं आज? जी अभिषेक, देखिए शहरों में ही है जहां थोड़ा बहुत एक्शन हम देख रहे हैं। सेक्टर वाइज भी बाजार का मूड माहौल आज थोड़ा सा पस्त ही है। IT को छोड़ सभी सेक्टर्स में हम बिकवाली देख रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स फिलहाल जरूर है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ये शेयर सबसे पहले हमने आपके रेडार पर रखा था जब स्टॉक में अपसाइड मूवमेंट आना शुरू हुई थी और 4 ट्रेडिंग सेशन में 45% तक की मजबूती स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में देखी जा चुकी है। और आज के सत्र में भी देखेंगे ऑलमोस्ट 14% के गेन्स इस स्टॉक में देखने को मिले हैं। इस पर विस्तार से आगे बातचीत भी होगी। इस तेजी के पीछे की वजह क्या है? AI इंफ्रा को लेकर कंपनी ने कुछ डेवलपमेंट्स किए हैं, कुछ करार की खबरें आती हुई, लेकिन क्या वो खबरें वारंट करती है इतनी तेजी को? इस पर भी विस्तार से आगे बातचीत होगी। IT शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी है। लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है, जबकि हम देख रहे हैं छोटी मझौली IT कंपनियां, लार्जर IT प्लेज में अच्छा एक्शन है। IT सेक्टर पर ब्रोकरेजेस की भी रिपोर्ट्स एक कर आ रही है। परसिस्टेंट लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन जब मजबूती दिखा रहा है। LTI, माइंडट्री, हैप्पीएस्ट माइंड्स जैसे स्टॉक्स पर भी नजर रखे। करीब 10% तक की तेजी इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिली है। इसके अलावा शिप बिल्डिंग शेयरों में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मैसगांव डॉक जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी के साथ कामकाज आज के सत्र में आप देख पाएंगे। ऑलमोस्ट 3 to 4% गेन्स एक आध दो ट्रेडिंग सेशन में एंट्री अपॉर्चुनिटी देने के बाद वापस से रफ्तार पकड़ी है शिप बिल्डिंग स्पेस ने। डिफेंस का खेमा भी है जिस पर खास तौर से हमें नजर रखनी चाहिए। टाटा मोटर्स, कल इसका जिक्र हमने किया था। मैनेजमेंट के टेक अवेज आए और टेक अवेज के ठीक बाद स्टॉक में हम देख रहे हैं डाउन साइड एक्शन। ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट। FY26 में JLR आय घटने का अनुमान और ये कमेंट्री आने के ठीक बाद टाटा मोटर्स का स्टॉक जो है वो गिरावट दिख रहा है। 677 के लेवल्स पर इस वक्त बिकवाली का दबाव झेलते हुए। और सीमेंस के स्टॉक प्राइस पर भी खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। इस स्टॉक में भारत के लिए पहले हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे। ऑर्डर की वैल्यू की अगर बात करें 4100 करोड़ की वैल्यू है और इसी के ठीक बाद स्टॉक में एक मूवमेंट जरूर नजर आ रही है, तो इस स्टॉक पर भी नजर रखनी है। बटा सा एक्शन मार्केट में कुछ तमाम स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव है, कुछ तमाम स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन ऑल इन ऑल तेजी या गिरावट जो भी है न्यूज फ्लोज के चलते इस वक्त। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की हो रही है। आज सुबह से ही वन साइड अप मूव देखने को मिला है, लेकिन अभिषेक गिरावट इंडेक्स वाइज मार्केट में काफी है। फ्लैट कामकाजी शुरुआत हुआ और उसके बाद मानो बाजार एक टाइट रेंज में, और वो डाउन साइड रेंज ही थी जहां पर कामकाज करता हुआ। ब्रॉडर मार्केट से भी इस वक्त तो सपोर्ट फिलहाल नहीं मिल पा रहे हैं।
एग्जैक्टली मानसी, सही कहा आपने। बहुत ही टाइट रेंज में, नैरो रेंज बाजार कारोबार कर रहा है। निफ्टी की अगर हम रेंज की बात करें तो सुबह मतलब 1 घंटे के कारोबार को अगर आप छोड़ दीजिए तो 10:15 बजे से लेके अब तक 80 पॉइंट की रेंज रही है। तो उसी ये अंदाजा लग रहा है कि नहीं, बाजार बिल्कुल वेट एंड वॉच वाले मोड में है। वो देख रहे हैं कि इजराइल और ईरान के युद्ध को लेकर आगे अपडेट क्या आता है। अब जो कुछ बयान दिए हैं G7 की बैठक के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी सी टेंशन बढ़ा दी है। उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट किया और कहा कि नहीं, तेहरान छोड़ देना चाहिए। तो थोड़ी सी तनाव बढ़ाने वाला है। G7 में उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, इजराइल ने जो कुछ किया वो सही किया, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। ईरान ने बड़ी गलती कर दी है हम हमारे साथ डील ना करके। तो ये तमाम चीजें हैं। अच्छा, लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका भी इस जंग में सीधे तौर पर कूदेगा और इजराइल का साथ देगा? अब ये आगे देखने वाली चीज होगी। और लेटेस्ट अपडेट ये आया कि ईरान के जो नए आर्मी चीफ थे, इजराइल ने उनको मार गिरा है, ऐसा इजराइल ने क्लेम किया है। तो वहां पर डी एस्केलेशन के कोई संकेत नहीं है। और जब तक डी एस्केलेशन के संकेत आते नहीं तब तक बाजार का यहां से चलना मुश्किल है। कितना गिरेगा नहीं गिरेगा ये कह नहीं सकते। यहां से चलने में तकलीफ होगी, परेशानी होगी। आज देखिए नैरो रेंज निश्चित तौर पर बाजार के लिए बन गई है। दुनिया भर के बाजार देखिए, यूरोप में कमजोरी है। डाउ फ्यूचर देख लीजिए, वहां से कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। एशियन मार्केट में अगर आप जापान को छोड़ दे तो बाकी चौतरफा हमने गिरावट ही देखी। और भारतीय बाजार में भी मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी नरमी है। मिड कैप का इंडेक्स करीब 300 अंक नीचे है। स्मॉल कैप की बात करें तो 100 अंकों के आसपास ये कमजोरी है। जैसा कि आप बता रही थी कि एकमात्र इंडेक्स सेक्टोरल इंडेक्स गेनर है आईटी। आईटी में अच्छी बाइंग हो रही है और शायद आईटी में बाइंग सस्टेन्ड रहे, क्योंकि इसका ना अमेरिका से ताल्लुक है। वहां की कंपनी से इनकी 80% के आसपास की आय आती है। और पिछले 10 में से 9 सत्र में आईटी इंडेक्स चला है। 29,000 के नीचे चला गया था इंडेक्स, अब वो बढ़ के 39,000 के आसपास है। तो हो सकता है कि आईटी में बाइंग हो। अदरवाइज थोड़ा सा ना लैकलस्टर बाजार दिख रहा है। निफ्टी ने दिन के दौरान क्या किया है कि अभी तक जो 24,800 का जो क्रूशियल लेवल है उसको बचा के रखने में कामयाब रहा है। अगर आप देखेंगे तो 24,800 स्ट्राइक की जो पुट है उसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। करीब 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहां पर आपको दिखाई देंगे। अगर ऊपर की हम बात करें तो 25,000 पर की स्ट्राइक की कॉल में जो ओपन इंटरेस्ट है वो करीब करीब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है। तो ये रेंज डिफाइंड है। 24,800 नहीं टूटना चाहिए और 25,000 के ऊपर जाने में बाजार को फिलहाल थोड़ी सी मुश्किल जरूर दिखाई दे रही है। और एक और चीज है, अब ये इतनी ऊहापोह वाली स्थिति है कि आपको ना थोड़ा तैयार रहना चाहिए वोलेटिलिटी के लिए। निफ्टी में 200-300 पॉइंट की अगर स्विंग हो रही है ना तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो स्विंग को खेलने में माहिर है, जो खतरों के खिलाड़ी हैं, वो तो बाजार में मौके बना लेंगे। लेकिन अगर आपसे थोड़ी भी चूक हुई ना तो फिर ये लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मतलब बेहतर यही होगा कि अगर आप इंडेक्स को अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। स्टॉक्स में जहां पर मौके बन रहे हैं, जहां पर खबरें आ रही हैं, उनके हिसाब से आपको पोजीशन करनी चाहिए। और एक और चीज कि ओवरनाइट पोजीशन ना रखें, बाजार में हल्की पोजीशन के साथ ही ट्रेड करें इंडेक्स में, तो ही समझदारी है। ओवरनाइट क्या खबर आएगी, ट्रंप क्या कहेंगे, इजराइल क्या करेगा, ईरान क्या करेगा, पता नहीं, किसी को नहीं पता। तो ओवरनाइट ना पोजीशन रखें, इसी में समझदारी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो दिन के निचले स्तर के आसपास है। कल की जो तेजी बनी थी उसका एक बड़ा हिस्सा निफ्टी बैंक ने सरेंडर किया है। और हम ये देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंकों की जो गेन्स है ना, थोड़े से ना वो कैप्ड हो गए हैं। आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक, एक्सिस, ये नहीं चल रहे हैं। आरबीआई की पॉलिसी के बाद भी हमने कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं देखी। सरकारी बैंक चल रहे थे, शायद उसमें थोड़ा सा मौका बन जाए। लेकिन निफ्टी बैंक को चलने के लिए ना ये जो बड़े जो फ्रंटलाइनर हैं, आईसीसी और एचडीएफसी बैंक, इनको चलना पड़ेगा और इनमें उतनी स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। तो ये भी रेंज में है। निफ्टी बैंक को हम देखें तो 55,500 पर 56,000 के ऊपर निकलेगा तो ही कि डिसाइसिव आप इसमें मोमेंटम देखेंगे। अदरवाइज तो ये भी रेंज में दिख रहा है। और रेंज कितनी, 56,000 के इंडेक्स पर भी रेंज कितनी है, 500 पॉइंट के आसपास की है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अदरवाइज तो इंडेक्स में एडवाइजेबल ये है, मैं तो नहीं कहूंगा कि कोई ट्रेड करके फंसे। स्टॉक्स में जहां मौके बन रहे हैं उसके बारे में विचार हमें जरूर करना चाहिए। चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और इंडेक्स का एक व्यू लेते हैं। उसके बाद आपके लिए हम क्लोजिंग के ट्रेड्स भी लेकर आएंगे। मोतीलाल ओसवाल की रुचि जैन हमारे साथ हैं। रुचि जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। रुचि जी, आपका क्या व्यू है, आप क्या सलाह देंगे? थोड़ी सी अनिश्चितता वाली स्थिति तो है बाजार में, इंडेक्स को कैसे ट्रेड करना है? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। आई थिंक यस, नो अनसर्टन सिचुएशन तो है मार्केट में। और हम देखेंगे तो जो पोजीशंस है एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में, ज्यादातर पोजीशंस उन्होंने शॉर्ट साइड इंटैक्ट रखी है, वो जो ज्यादा अब तक कवर नहीं हो रही है।
आई थिंक जब तक वो शॉर्ट्स कवर होने नहीं लगेंगे तब तक हम कोई रन अप मूव मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं करते। बट लेकिन दूसरी साइड अगर देखेंगे तो जो भी डिक्लाइंस हमारे मार्केट में हम देख रहे हैं, जब भी स्टॉक इंडेक्स 24,500 के आसपास आ रहा है तो वहां पे फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट फिर से दिख जा रहा है। सो ये इंडिकेशंस ऐसे है कि मार्केट एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज के थ्रू जा सकता है कि जहाँ पे एक ब्रॉड रेंज इंडेक्स ने बना लिया 24,500 24,450 ये नीचे सपोर्ट जोन रहेगा और ऊपर 25,000 25,200 ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ रहेगा। और इसी रेंज में एक ब्रॉड रेंज में मार्केट कुछ समय तक कंसोलिडेशन करेगा कोई नेक्स्ट स्टैंडर्ड मूव देने के पहले। यहाँ पे आई थिंक ज्यादा बेटर अप्रोच अब मार्केट्स में ट्रेडिंग करने के लिए सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो बेटर रिटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि आईटी स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, डिफेंस स्पेस ब्रॉडर ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है कि जो भी डिप्स आ रहे हैं वहां पे खरीदारी के मौके है। सो इंडेक्स फ्रंट पे हमें लग रहा है कि टाइम वाइज करेक्शन मार्केट में रहेगा, एक ब्रॉड रेंज में ही हम कंसोलिडेट करेंगे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, बट कोई आपको डायरेक्शनल मूव नजर नहीं आएगा। बट यस नो आई थिंक सेक्टर स्पेसिफिक अगर अप्रोच रखते हैं तो ट्रेडिंग के लिए काफी बेहतर अपॉर्चुनिटीज रह सकती है। निफ्टी बैंक पे ज़्यादा ट्रेड पे उतना फोकस नहीं है, लाइट रही है। एंड ऑफ कोर्स कुछ ट्रेंड आता है तब उस पे जो है आप एक्शंस लें आप। ऑफ कोर्स राजेश पालविया जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून राजेश जी। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है कुछ ज़्यादा स्टडी से निफ्टी या निफ्टी बैंक में कुछ ऑप्शंस में भी कोई जो है कमाई के मौके दिख नहीं रहे हैं अभी करंटली। यहाँ से करंटली अगर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें तो ऑफकोर्स सेक्टोरली देखें तो आईटी सेगमेंट ही है जो 3 या 4 दिन से बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है डिस्पाइट द मार्केट वॉलेटिलिटी। लार्ज कैप आईटी नेम्स में भी जो एक अच्छी मोमेंटम आई है। राजेश, आईटी स्पेस में अगर आपको पिक करना पड़े तो लार्ज कैप स्पेस पे कौन सा आईटी स्टॉक पे आप नज़र रखेंगे? एंड ऑफ कोर्स हमने थोड़ी देर पहले ही लास्ट वीक टेक महिंद्रा पे भी कॉल थी शरण लिनाने की, जहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम स्टॉक में देखने मिली। निफ्टी आईटी डेज हाई लेवल्स पे भी है 39,400 लेवल्स के पास। तो राजेश, आईटी पिक क्या रहेगी आपकी? गुड आफ्टरनून। तो अगर हम आईटी इंडेक्स को भी देखें तो आईटी इंडेक्स ने जो हमने पिछले कुछ महीनों में जो फॉल देखा था ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट को भी अब यहाँ पे आईटी इंडेक्स ने क्रॉस किया है। तो ये साइन है कि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ वापस लौटते हुए दिख रही है और हमने देखा है कि काफी लार्ज कैप आईटी एज वेल एज मिड कैप आईटी स्टॉक्स में वापस बाइंग इंटरेस्ट बना है और यहाँ से हमें लगता है कि फर्दर और तेजी भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। और लार्ज कैप आईटी में हमें लगता है टीसीएस, टेक महिंद्रा और एलटीआई माइंडट्री, ये 3 स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहे हैं जहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। और हमें लगता है कि आईटी इंडेक्स में अब जिस तरीके से 39,400 के आसपास आईटी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है ये तेजी 40,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे हमें लगता है कि अभी भी लार्ज कैप आईटी एज वेल एज मिड कैप आईटी दोनों ही स्पेस में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो लार्ज कैप आईटी में हमें जाना है तो टेक महिंद्रा फर्स्ट चॉइस होगा, सेकंड टीसीएस होगा एंड थर्ड एलटीआई माइंडट्री। ये 3 स्टॉक्स हमारे पैकिंग ऑर्डर में है। बाकी मिड कैप आईटी में काफी स्टॉक्स में अच्छे फॉर्मेशन बने और हमें लगता है मिड कैप आईटी भी यहाँ से कंटिन्यू करेगा। तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे भी फोकस रखा जा सकता है आईटी सेक्टर में। हमारी प्रिफर्ड चॉइस अभी मिड कैप आईटी में जो बनी हुई है वो है बिरला सॉफ्ट की। मैंने ऑलरेडी ये कॉल अभी शेयर भी किया है और हमें लगता है जिस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है बिरला सॉफ्ट में, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे। और हमें लगता है कि एक बड़े करेक्शन के बाद एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से ये स्टॉक अब अच्छा रिकवरी दिखा रहा है। 445 तक के अपसाइड के टारगेट के बिरला सॉफ्ट बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 422 रुपए के आसपास। मिड कैप आईटी स्पेस में बिरला सॉफ्ट जो है पिक है। एंड ऑफ कोर्स आज न्यूज़ फ्लो भी देखे तो टीसीएस हो जाए, एचसीएल टेक, एम्फेसिस मिड कैप स्पेस से, केल्ट्रॉन टेक सॉल्यूशंस, ये सारे कंपनीज में जो आईटी कंपनीज में जो ऑर्डर फ्लोज आए हैं और न्यूज़ फ्लोज भी आए हैं। तो न्यूज़ फ्लो, ऑर्डर फ्लो स्पेसिफिक भी, और हमने जो है बता भी दिया था सेक्टर टू वॉच में सुबह ही कि आईटी स्पेस में और मोमेंटम देखने मिल सकती है। अब चले रुचित, आपके पास आते हैं। टेक्निकल पिक्स क्या रहने वाले हैं आपके? 2 स्टॉक से जहाँ में खरीदारी की सलाह है। एक तो हमें लग रहा है कि एएमसी एज ए स्पेस रिलेटिवली ऐसे मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है कि जहाँ पे आप देखेंगे प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। तो यूटीआई एएमसी विद इन दिस बास्केट जहाँ पे
एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर रिसेंटली पिछले कुछ समय से फॉर्म हो रहा है। प्राइस अप मूव्स में वॉल्यूम्स अच्छे हैं। जो भी कंसोलिडेशन या छोटे-मोटे करेक्शंस इन बिटवीन आए हैं, वहाँ पे कोई वॉल्यूम में सेलिंग नहीं है। आई थिंक पोजिशनली ये काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन रहा है यूटीआई एएमसी के लिए। करंट लेवल्स पे ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी 1145 के स्टॉप लॉस रख के 1360 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और डिफेंस एज ए स्पेस पोजिशनल स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सारी डिफेंस स्टॉक्स का देखेंगे तो काफी सारे स्टॉक्स में हमने एक 3-4 दिन को पुल बैक मूव देखा है, बट कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग वहां पे भी नहीं है। 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास काफी सारे स्टॉक सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूं विद इन द डिफेंस स्पेस, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर बीईएल रहा है ये स्पेस में। तो हमें लग रहा है कि ये अप ट्रेंड अभी भी वहां पे जारी रहेगा। तो बीईएल में खरीदारी कर सकते हैं 390 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 420 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। अरुचित के पिक्स पे जो है यूटीआई एएमसी पे बात करेंगे तो ऑफकोर्स यूटीआई एएमसी सबसे सस्ता जो है वैल्यूएशन के हिसाब से लिस्टेड एएमसी स्पेस में। ऑफकोर्स हमने एचडीएफसी एएमसी में भी एक अच्छी रनअप देखी। और रुचित का दूसरा पिक है ऑफकोर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे ऑफकोर्स देखें तो इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर को लेके जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है फंडामेंटली भी बन रहा है। लेकिन राजेश सर, वोल्टास भी आपकी पिक थी क्या? बिल्कुल, देखिए बिरला सॉफ्ट तो पहला स्टॉक था मेरा, और दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है वोल्टास। यहाँ पे अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट 5 से 6 वीक स्टॉक ने एक नैरो प्राइस रेंज में यहाँ पे बिताए और अब यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। हमें लगता है एक अच्छा बेस यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, और हमें लग रहा है कि ये काफी समय से एक टाइम करेक्शन में भी था स्टॉक, और एक रिकवरी के साइन यहाँ बने हैं। वोल्टास बाय किया जा सकता है 1355 1360 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1300 का। तो हमें लगता है आईटी और थोड़ा कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी और केमिकल, ये स्पेस पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए। यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम यहाँ पे या बाइंग का रुझान बनते हुए दिखा है। तो ये स्पेस में अभी यहाँ पे हमें लगता है ट्रेडर्स एक अच्छा यहाँ पे पोजीशन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हुए दिख रहे हैं। राजेश जी की तरफ से वोल्टास भी उनके क्लोजिंग रेट में शामिल। 4 कॉल्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से और चारों अब भी खरीदारी के मौके। यूटीआई एएमसी पर रुचित जैन की राय, बीईएल पर भी खरीदारी की राय, वहीं राजेश पालविया की तरफ से बिरला सॉफ्ट और वोल्टास, और साथ ही आईटी सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन है। इस एक्शन पर कन्विक्शन हमारे एक्सपर्ट्स का लगातार कायम है। एबी कैपिटल के चार्ट्स को एक बार पुल अप करना चाहिए। स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ 255 के लेवल्स पर करीब 2.5 से 3% तक का इजाफा इस स्टॉक में। रुचित, एक राय आपसे जानना चाहेंगे खरीदारी के मौके बनते हुए, और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में एबी कैपिटल की अगर चाल को देखें, स्लोली एंड इवेंचुअली गेन्स जो हैं डेवलप होते नजर आए। आज भी 247 से लेकर 255 की चाल तक के स्टॉक देख चुका, और 52 वीक रेंज की भी बात करें, इनफैक्ट ये 55 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर 255 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। मानसी, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है स्टॉक का। अगर आप देखेंगे तो विद इन द एनबीएफसी स्पेस एक काफी अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक पिछले कुछ समय से दिखा रहा है। स्टॉक अपने वीकली एज वेल एज मंथली चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट है, और जैसे अपने कहा कि 52 वीक हाइस के आसपास भी ये स्टॉक में काफी बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में बाइंग नजर आ रहा है। सो आई थिंक ये मोमेंटम और कंटिन्यू रहना चाहिए, और अगर हम शॉर्ट टर्म के नजर से लगते हैं तो 270 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। सो फ्रेश बाइंग भी करंट लेवल्स पे स्टॉक में की जा सकती है। 242 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए 270 के अराउंड के टारगेट्स के लिए अभी इनिशिएट की जा सकती है, और अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो इस स्टॉक में अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट रखें। एबी कैपिटल अच्छी तेजी के बीच 52 वीक हाई पर ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ 270 तक के लेवल्स भी यहाँ से आगे। स्टॉप लॉस 242 का जरूर लगाइएगा। लेकिन स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के स्टॉक पर एक नजर होनी चाहिए। राजेश जी, आपसे एक राय लेना चाहेंगे। लगातार अच्छी खबरें हैं, अभिषेक हमें अभी बताएंगे भी कि आखिर क्या कुछ खबरें निकल कर आई और जिसके चलते स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में इतना अच्छा एक्शन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डेटा सेंटर सोल्यूशन को लेकर कंपनी जो डेवलपमेंट्स कर रही है, ऑफ कोर्स एक डेवलपमेंट है, एक इनोवेशन है, लेकिन क्या ये खबर इतनी तेजी वारंट करती है? 13 से 14% के गेन्स और 4 दिनों में 45% ये स्टॉक चल गया। बिग शो ऑफ द डे स्टरलाइट टेक। तो बिल्कुल काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है स्टॉक में। हालांकि स्टॉक एक करेक्शन के दौर से गुजर रहा था। स्टॉक एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक अच्छा शार्प अप मूव बनते हुए दिखा है। जिस तरीके के मूव बने स्टॉक में, हमें लगता है कि अगर ये अभी ये 109 रुपए के ऊपर सस्टेन रहता है
तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 120 122 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास भी ऑलरेडी लॉन्ग साइड का ट्रेड है या लोअर साइड पे बाय किया हुआ है, वहां पे अब स्टॉप लॉस को 109 रुपए के आसपास ट्रेल कर लेना चाहिए। और हमें लगता है थोड़ा और भी यहाँ पे मोमेंटम हायर साइड पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। हालांकि स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से जिस तरीके से एक बाइंग बनी है स्टॉक में और नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि 120-22 तक की अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। गेंस हैं, गेंस कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं। सिर्फ एक महीने में स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखी जा चुकी है। अभिषेक, अभी तो डेटा सेंटर सोल्यूशन के जो डेवलपमेंट की खबर आई है उसका एक एक्शन दिख रहा है, लेकिन पिछले दिनों भी काफी सारी खबरें रही जो कि पॉजिटिव साबित हुई है स्टरलाइट टेक के लिए। मानसी, निश्चित तौर पर देखिए तेजी हो रही है तो तेजी की हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि शेयर गिरा बहुत है। 2018 में इसका भाव 400 रुपए के ऊपर का था और वहां से गिरते 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 देखिए 60 रुपए तक आ गया था। और अब लोअर लेवल पर निवेशक थोड़े से एक्टिव हुए हैं और अच्छी खबरों का सपोर्ट भी मिला है। कल खबर ये आई थी कि डेटा सेंटर सोल्यूशन इन्होंने लॉन्च किया है, तो कल शेयर चला, आज भी मोमेंटम देख रहे हैं। और ये कंपनी अब डेटा सेंटर में ना बड़े अपॉर्चुनिटी देख रही है। कंपनी केबलिंग से लेकर एंड टू एंड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस देगी और इन चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए कंपनी ने टीडी सिनेक्स की जो सब्सिडरी है टेक डेटा इंडिया उनके साथ करार किया है। अब ये करार अहम क्यों है? दरअसल ये जो कंपनी है टेक डेटा आईटी इकोसिस्टम के लिए ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर है और सॉल्यूशन एग्रीगेटर है और ये तमाम चीज़ों पर काम करती है, जिसमें कि क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स पर फोकस करती है, एआई, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोबिलिटी पर भी इनका फोकस रहता है। तो एक बड़ी अच्छी कंपनी है और इस टाइप को बड़े अच्छी नज़र से देखा रहा है। डेटा सेंटर को लेकर जो स्टरलाइट टेक है, हालांकि इसका जो कोर बिजनेस है वो टेलीकॉम केबल बनाने का है, यानी कि ऑप्टिक फाइबर केबल बनाने का, ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाने का ये सारे काम ही करती है। लेकिन डेटा सेंटर एक नया वर्टिकल अपने किटी में ऐड कर रही है और इसके लेकर बुलिश बहुत है। कंपनी का अनुमान है कि 2030 तक जो ग्लोबल डेटा सेंटर का जो मार्केट है वो हो सकता है $517 बिलियन का और कंपनी को ये लगता है कि इसमें जो अगले 5 साल तक ग्रोथ होगी वो करीब 10.5% के हेल्दी CAGR से ये ग्रोथ होने वाली है, तो उसको लेकर बुलिश है। पिछले हफ्ते जैसा कि आप बता रहे हैं कि हाल फिलहाल अच्छी खबरें आई हैं, तो एक खबर यह भी आई थी कि इनको BSNL से एक ऑर्डर मिला था भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए और ऑर्डर की वैल्यू थी करीब 2600 करोड़ रुपए के आसपास की। और दिलीप बिल्डकॉन के साथ ज्वाइंट वेंचर में कंपनी को यह ऑर्डर मिला था जम्मू कश्मीर लद्दाख में मिडिल माइल कनेक्टिविटी के लिए कंपनी को चुना गया था। तो अच्छी खबरें बैक टू बैक आ रही हैं और उत्साह बना है। एक महीने के जो रिटर्न्स हैं वो हैं 51% के, यानी कि शेयर हो गया है 1.5 गुना। तो जिन्होंने लोअर लेवल पर एंट्री की है उनके लिए तो अच्छी बात है, जो ऊपर फंसे हुए हैं वो भी थोड़ी राहत की उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद अगर तेजी यहां से और बिल्डअप होती है तो उनके लॉसेस की रिकवरी हो जाएगी। शेयर की चाल की बात बता देता हूं मैं। एक महीने में 51% ये शेयर तो चल गया है, लेकिन 6 महीने में आपको अभी भी जो रिटर्न से 9.5%, 10% के नेगेटिव रिटर्न दिखेंगे। और अगर आप साल भर की भी बात करें तो 20% अभी भी नीचे है, यानी कि 52 वीक हाई जो 155 रुपए का भाव था वहां से शेयर करीब करीब 28% नीचे अभी कारोबार कर रही है। तो रिकवरी वाले मूड में है, अच्छी खबरें आ रही हैं, शेयर दौड़ रहा है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि नुकसान भी बहुत कराया इस कंपनी ने। का मजबूत लेवल 400 तक के लेवल्स देखने के बाद स्टॉक में डाउनसाइड नजर आई थी और अब अच्छी खबरों के दम पर हम देख रहे हैं। पिछले एक साल का ट्रेंड अगर देखेंगे नेगेटिव में थे रिटर्न्स, उसके बाद अब एक महीने में स्टॉक में अप मूव ये तेजी देखने को मिली है। एब्सोल्यूट न्यूज फ्लो का इंपैक्ट है जो कि स्टॉक में डेवलप होता हुआ। बिग शो ऑफ द डे स्टरलाइट टेक, लेकिन स्टरलाइट टेक की ही तरह हैप्पीएस्ट माइंड्स भी बिग शो ऑफ द डे है। आज हम देख रहे हैं करीब 10% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में, लेकिन अगेन 956 तक के लेवल्स भी स्टॉक ने दिखाए। एट प्रेजेंट 658 के लेवल्स पर रुचित, निचले स्तर की अगर बात करें 520 तक नीचे जाता हुआ भी स्टॉक दिखा था, अब उसके थोड़ा करीब कह सकते हैं 658 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ। 10% की गेन्स हैं। गिरावट में अगर मौका मिले हैप्पीएस्ट माइंड्स पर क्या कोई टेक होगा? एक ट्रेडिंग पुलबैक स्टॉक में रह सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में काफी समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये स्टॉक ने अपने 50 डेमा के ऊपर सरपास किया, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो आई थिंक एक अपमूव में 685 690 तक के लेवल्स इमीडिएट नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
और 630 के आसपास अब इमीडिएट सपोर्ट देखा जाएगा। सो जस्ट ट्रेडिंग के लिए पुल बैक के लिए ट्रेड करना है तो अगर स्टॉक 630 के आसपास मिलता है तो वहां थोड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रख सकते हैं कि जहाँ पे 605 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 680 से 690 के टारगेट रेंज के लिए ट्रेड किया जा सकता है। ये बिल्कुल हैप्पीएस्ट माइंड्स पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, टारगेट 685, 690, स्टॉप लॉस 630 का बाय रेटिंग है। लेकिन चलिए अब हमारे खास सेगमेंट में चलते हैं। किन शेयरों में बिग एक्शन देखने को मिल रहा है, बताने के लिए सृष्टि शर्मा जुड़ रही है हमारे साथ। तो आज ढेर सारे काउंटर्स में बिग एक्शन है और कई सारे काउंटर्स खबरों के दम पे भी बस करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मारुति सुजुकी की, क्योंकि यहाँ पर कंपनी अपनी ग्रैंड विटारा का सीएनजी वर्जन रीलॉन्च करते हुए नजर आई है। देखिए 2 महीने पहले ही कंपनी ने इसको लॉन्च किया था, पर अब एक नए वेरिएंट के साथ और कुछ नई खूबियों के साथ कंपनी ने इसको रीलॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 13 लाख रहेगी। 2 वेरिएंट्स में कंपनी ये गाड़ी उतारेगी, जहां पर 13 लाख और दूसरी जो वेरिएंट है वो 15.5 लाख की होगी। तो इसके चलते इस खबर में आज एक्शन जरूर हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा आज फोकस करिए HCL टेक पे, क्योंकि ये आईटी पैक तो बजिंग है ही, पर HCL टेक में खबर भी है जहां पर स्पेन की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ASISA के साथ उन्होंने करार किया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और विस्तार के लिए ये करार किया गया है। मेटल शेयरों की बात करें तो आज उनकी जो चमक है वो फीकी पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि आप देखिए ये जो ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं उनके चलते क्रूड, मेटल, इन सभी पे दबाव आ रहा है। और आज मेटल काउंटर्स में हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, JSPL, NMDC जैसे शेयर जो हैं लुढ़कते हुए नजर आए हैं। तो मेटल शेयर एज अ होल आप देखेंगे कि एक डिक्लाइनिंग का ट्रेंड जरूर दिखा रहा है। साथ ही पलटी मारता हुआ शिपिंग कॉर्पोरेशन का शेयर भी है, क्योंकि कई सारे शिपिंग काउंटर्स जो हाल फिलहाल बस कर रहे थे, जिस तरीके से खतरा मंडरा रहा था कि ईरान इजराइल के बीच में जो टेंशन्स हैं उसका असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे किस तरीके से पड़ सकता है, क्या वहाँ पे कोई फ्रेट रेट में भी उथल पुथल होते हुए दिखे। आज शिपिंग काउंटर्स जो हैं फिर से लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं। आज लगातार तेजी के बाद मुनाफा वसूली भी देख रहे हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन का शेयर खास तौर से 7% आज नीचे है। और आखिरी में गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी आज एक्शन है, क्योंकि कंपनी ने पुणे के खारकेडी में 16 एकड़ का एक जो लैंड लिया है उस पर वो प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लेकर आएगी और इसका रेवेन्यू पोटेंशियल वो 3,100 करोड़ बता रहे हैं, जिसके चलते आज ये काउंटर भी फोकस में है। जी धन्यवाद सृष्टि बिग एक्शन स्टॉक्स के लिए। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो और क्या इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉल्स रहेंगे, फंडामेंटल कॉल्स रहेंगे, ये सब हम लेके आएंगे। थे क्लोजिंग कॉल में बाजार में देखने की कमजोरी है, एक रेंज का कारोबार भी हो रहा है। निफ्टी है करीब 85 अंक नीचे और निफ्टी बैंक की बात करें तो 200 अंकों के आसपास से गिरावट है। थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से रिकवरी आई है, हालांकि ब्रॉडर मार्केट की जो पिक्चर है वो थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है। IT शेयर आज बाजार को सपोर्ट करने काम कर रहे हैं, करीब 1% ऊपर इंडेक्स है। और उसके अलावा चुनिंदा बाइंग हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन वाले शेयर में हो रही है। NTPC को लेकर राजेश जी आपसे एक व्यू चाहिए। NTPC फंड रेज को लेकर ये कंपनी की बैठक होने वाली है, हालांकि एक रेंज में ये शेयर भी रहा है। बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं राजेश जी, और क्या कोई गिरावट आ रही है, वो खरीदारी का मौका बनेगा इसमें, या फिर मौजूदा स्तर से ही इसमें तेजी कर सकते हैं? तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन नियर टर्म चार्ट पे थोड़ी वीकनेस जरूर बनी हुई है स्टॉक में। हालांकि अगर कोई निवेश के नजरिए से देखता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। जब तक ये स्टॉक 310 के ऊपर बना हुआ है ट्रेंड इंटेक्ट रहेगा बुलिश साइड में। और हमें लगता है थोड़ा सा स्लो मूवर स्टॉक है, तो थोड़ा सा जिनका लंबे समय के लिए होराइजन है वो यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को डिक्लाइन में। 310 स्टॉप लॉस रखे और ऑन द हायर साइड 355 इसके लिए मेजर हर्डल है। जैसे ही 355 के लेवल ये एक बार क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन होना चालू करेगा तो फिर इस स्टॉक में फिर हमें लगता है 390 400 की तरफ भी ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बाय ऑन एक्यूमुलेट की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रखना होगा 310 का। ठीक है, 310 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको। लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जल्द ही फार्मा पर टैरिफ का ऐलान करेंगे। अब एक नई मुसीबत आ गई, मतलब टैरिफ को लेकर ऐसा लग रहा था कि नहीं चीज़ें थोड़ी सी ना सॉर्ट होती दिखेंगी। वैसे देखा जाए तो जेनरिक दवाओं के लिए ना अमेरिका की बहुत बड़ी डिपेंडेंस है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि हमारी जो बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी 50% 60% जो रेवेन्यू है अकेले अमेरिका से आता है। तो ये एक तनाव की चीज़ ज़रूर है। और इस खबर के आने के बाद आप देखेंगे तो फार्मा जो शेयर है ना थोड़े तेज़ी से नीचे आ रहे हैं। आप देखिए सन फार्मा जो ऑलरेडी एक लूज़र था, लेकिन गिरावट बढ़ के हो गई है करीब 2.25% के आसपास की। और सन फार्मा के साथ साथ आप सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज जैसे शेयर भी आप तेजी से गिरते देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो गिरने वाला शेयर वायदा में है वो है अरविंदो फार्मा का, और इसके अलावा ल्यूपिन के शेयर में भी आप 3% के आसपास गिरावट देखेंगे। ग्रेन्यूज जो कि एक बड़ा एक्सपोर्टर है, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास की कमजोरी। तो फार्मा को लेकर माहौल ख़राब हो रहा है। सन फार्मा को लेकर तो ऑलरेडी एक नेगेटिव न्यूज़ थी कि उनके हलोल प्लांट को, जो कि एक बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, उनको अमेरिका की जो ड्रग रेगुलेटर है यूएस एफडीए, उन्होंने 7 वार्निंग दी थी। और इसके बाद एक और ये नेगेटिव खबर आ रही है, ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है। ट्रंप क्या चाहते हैं, क्या करेंगे, भगवान जाने। अभी तक तो ये था कि नहीं, लग रहा था कि नहीं टैरिफ को लेकर चीज़ें शायद सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। अलग अलग देशों के साथ वो नेगोशिएशन टेबल पर हैं। चीन के साथ बैठक हुई, फिर यूके के साथ उनकी बैठक हुई, भारत के साथ ऑलरेडी बातचीत चल रही है। अब ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर जो 90 दिनों की जो मोहलत दी गई थी, अब ट्रंप क्या करेंगे उसको लेकर अनिश्चितता है थोड़ी सी। देखते हैं। अब ये तेजी से शेयर नीचे आ रहे हैं, और ना सिर्फ नीचे आ रहे हैं बल्कि बाजार पर भी थोड़ा सा प्रेशर बनाने का काम आगे करेंगे ही। वेटेज कम है तो आपको निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर ज्यादा उसका असर दिखेगा नहीं। अदरवाइज निफ्टी फार्मा देखिए दिन के निचले स्तर पर है, 2% के आसपास की गिरावट इसमें हो गई है। एक फंडामेंटल व्यू लेते हैं। रोहन मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं टर्टल वेल्थ के। रोहन जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। हम ये बात तो करते हैं कि नहीं, ये भारत पर डिपेंडेंस है, बहुत सख्ती अपना नहीं पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि पहले खबर आई थी कि नहीं 30 से 80% के टैरिफ लगाएंगे अमेरिका, फिर बाद में उसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन भी आई, फिर शेयरों में हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी। बट ये तनाव है फार्मा स्टॉक्स के लिए। आप कैसे देख रहे हैं रोहन जी इस पूरी सिचुएशन को? गुड आफ्टरनून। श्योर, जब से ये न्यूज़ आया था 2 टाइम अप एंड डाउन हुआ, फिर फार्माज में थोड़ा एक कंसोलिडेशन पीरियड भी चल रहा है। स्पेसिफिकली थोड़ा दीबीज एपीआई फॉर्मुलेशन को निकाल दो और केमिकल साइड पे निकाल दो तो सब फार्मा इज नॉट बिन डूइंग गुड। सो एज ऑफ नाउ हम फंड में एक भी फार्मा होल्ड नहीं कर रहे हैं। आई थिंक सो फार्मा में अभी के पॉइंट से जहाँ पे इंडियन डेमोग्राफिक है या ओटीसी है, ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो फार्मा विल बी इंटरेस्टिंग। पर कहाँ जहाँ पे भी जेनरिक्स बन रहा है और ओवर कंपोजिशन यूएस मार्केट्स में, वहां से दूर रहना ज्यादा बेटर है। ठीक है, दूर रहने की सलाह है। फार्मा स्टॉक्स में हम देखने की कमजोरी गहरा गई है। राजेश जी एक बार ना सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज जिनके पास मान लीजिए लॉन्ग की पोजीशन है, अब तो शेयर बड़ी तेजी से नीचे आ रहे हैं, स्टॉप लॉस कहां पर लगा के रखें जरा दोनों शेयरों के लिए? सर जरा आप चेक करके बता दीजिए। का इम्पैक्ट है, और जब तक ये अनसर्टेनिटी अब बनी रहेगी किस तरीके का टैरिफ लगेगा, तो थोड़ा प्रेशर तो रहेगा स्टॉक्स में। सन फार्मा में अगर किसी को स्टॉप लॉस फॉलो करना है अब इस गिरावट के बाद, तो 1620 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर वो टूटेगा तो स्टॉक में और गिरावट बढ़ेगी, तो और हो सकता है 1620 के नीचे फिर 1560 1570 की तरफ भी गिरता हुआ दिखे ये स्टॉक। डॉक्टर रेड्डी में भी देखें तो एक सप्लाई बना है। डॉक्टर रेड्डी के हिसाब के अगर हम सेटअप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि इमीडिएट जो लेवल है स्टॉक का वो है करीब 1285 के आसपास। ये लेवल को स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट इसका 20 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट एरिया है। तो 1285 के नीचे फिसलेगा तो फिर ये गिरावट एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो थोड़ा वेट करें, या तो स्टॉप लॉस फॉलो करें 1285 का, या फिर जो शॉर्ट करना चाहते हैं वो 1285 के ब्रेकडाउन का वेट करें, उसके बाद ही शॉर्ट करें।
फंडामेंटल टेक और एक टेक्निकल नजरिया भी धड़ल्ले से सारे के सारे फार्मा काउंटर्स जो हैं इस वक्त गिरावट दिखा रहे हैं और ट्रंप की तरफ से बयान आता हुआ फार्मा पर जल्दी टैरिफ के ऐलान होने की संभावना है। इससे सेंटिमेंट और खराब होता हुआ, वैसे ही फार्मा सेक्टर की सेहत खराब थी। आज सुबह से ही इनफैक्ट हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी ये सेक्टर था और डाउनसाइड एक्शन विजिबल उन्हें नजर आ रहा था। इनफैक्ट ड्यूरिंग द सेशन औरोबिंदो फार्मा पर भी वन ऑफ आवर एक्सपर्ट्स उन्होंने गिरावट डाउनसाइड की कॉल दी थी। स्ट्रैटेजी डाउनसाइड और ज़्यादा उन्हें नजर आ रही थी। इस वक्त अगर देखेंगे स्टॉक में करीब 4% के गिरावट के साथ दिन के निचले स्तरों पर कामकाज देखने को मिल रहा है। बाजार में ही मार्केट का टेक्सचर जो है हम देख रहे हैं इस वक्त कमजोर नजर आ रहा है। उसमें एक के बाद एक ये खबरों का सिलसिला जो कि वीकनेस मार्केट के टेक्सचर को ऑल वीक कर रहा है। लेकिन इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, 4 खिलाड़ी आईटी सेक्टर से ही जुड़े हुए हैं। आईटी सेक्टर ही है जो कि एटलीस्ट आज बाजार को संभालने का काम कर रहा है। हमारी पैनल पर लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आपके स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स ट्रेडिंग आइडियाज से शुरुआत करते हैं, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी जी। जैसा कि हमें दिख रहा है निफ्टी में अभी भी यहाँ पर हमें एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम देख रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर अभी भी बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। तो जो दोनों ही स्टॉक है वो बाइंग के लिए ही मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहला है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ में हमें एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी ये स्टॉक अपने 20 डीएमए लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हमें एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल ये जो स्टॉक है इसमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है एसबीआई लाइफ को करंट लेवल्स में बाय करके चलना चाहिए। इसमें जो हमारा जो टारगेट रहेगा वो अराउंड 1900 रुपीज का रहेगा और जो स्टॉप लॉस है वो हमें रखना है 1750 का। एसबीआई लाइफ को हम बाय करके चल सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वो एएमसी स्पेस से है। यहाँ पर भी हमें अपसाइड के मोमेंटम नजर आ रहे हैं डेली के चार्ट्स पर। तो और यहाँ पर अगर हम इंडिकेटर ऑसिलेटर को देख रहे हैं तो आरएसआई में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिख रहा है और पिछले 3 दिनों से स्टॉक 20 डीएमए के सपोर्ट लेवल लेते हुए हायर टॉप हायर बॉटम के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल यहाँ पर भी इस स्पेस में भी स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। तो यूटीआई एएमसी को बाय करके चला जा सकता है। यहाँ पर हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 1250 का और जो अपर साइड के टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 1370 के। एसबीआई लाइफ पर तो खरीदारी की राय है ही लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। और यूटीआई एएमसी पर रुचित जैन का नजरिया पॉजिटिव था और अब लक्ष्मीकांत जी की भी कन्विक्शन इस स्टॉक के लिए एडअप होती हुई यूटीआई एएमसी पर भी खरीदारी के मौके हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से इस वक्त आपको मिलते हुए। टारगेट स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर लगातार आप देख रहे हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म, रोहन गुड आफ्टरनून। इस स्पेस पर एक राय आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे बिकॉज सेंटिमेंट मानो ख़राब हो रहे हैं इस सेगमेंट के लिए और फंडामेंटल टेक इस वक्त बनता है क्योंकि पहले पहलगाम आतंकी हमला, उसके बाद कोविड रिलेटेड न्यूज़ फ्लोज आना और काफ़ी दुखद घटना जो कि होती हुई दिखी है अहमदाबाद प्लेन क्रैश की। उस दिन से हम देख रहे हैं इंटरग्लोब एविएशन के स्टॉक प्राइस में डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी लीजर स्पेस की अगर बात करें, ट्रैवल टूरिज्म स्पेस की अगर बात करें, डू यू थिंक इट इज़ अ कंसर्न? Yeah, of course, terrific bad incidents that happen everywhere. मैं आपको बताऊं, मैं उसी दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ एयर इंडिया का, उसी दिन मैं एयरपोर्ट दिल्ली था एंड आई वाज फ्लाइंग टू माय बैक सिटी और मैं ऐसा सोच रहा था कि सब फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी पर एवरीथिंग वाज ऑपरेशनल। इंडिया आई थिंक सो हैज गॉन मच मोर मैच्योर। आई एम नॉट टेलिंग कि ये सब जो इंसिडेंट हुए वो कुछ, पर इंडिया इज गेटिंग अबाउट टू ऑल दिस और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस फेज इज वेरी गुड। अभी भी हम वेरी बुलिश ऑन इंडिगो, डिस्क्लेमर वी होल्ड इंडिगो। सेकंड इज दैट अभी भी होटल्स आर लुकिंग वेरी लुक्रेटिव, जिस हिसाब से होटल्स आर ग्रोइंग ऑन टू द सेक्टर। सो वेरी पॉजिटिव ऑन ट्रैवल एंड टूरिज्म। मे बी शॉर्ट टर्म हिंडरेंस हैव कम पर लॉन्ग टर्म थॉट इज वेरी बुलिश। इंडियन होटल्स पे जो है रोहन की इम्पोर्टेंट राय है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ स्टॉक्स हैं जिस पे नज़र रहेगी। जो खासकर कि रियल्टी स्पेस में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करिए, लगातार 2 दिन से जो है कंपनी में जो है पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है। येस्टरडे तक ऑलमोस्ट अब 1400 करोड़ का अनाउंसमेंट आया था एक नए प्रॉपर्टी का। वही आज की अनाउंसमेंट की बात करें तो 16 एकड़ लैंड ज़मीन लिए पुणे में, जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल 3100 करोड़ रुपए का है। और आप देख रहे हैं कि स्टॉक जो है कोशिश कर रहा है अपने डेज लो से रिकवर करने का, एंड ऑफ कोर्स एक रिकवरी भी देखने मिल रही है।
तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जो है राजेश सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का चार्ट देखिए ओवरऑल ट्रेंड तो रियलिटी स्पेस का बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमने देखा भी है पिछले आप कह सकते 30-40 सेशंस में जिस तरह रियलिटी हमेशा बाउंस करता है। एक इंटरेस्ट रेट कट बेनिफिशियरी भी है और हमने देखा रिसेंटली एसबीआई ने भी होम लोन रेट्स कट कर दिया लगभग 50 बेसिस पॉइंट से। लक्ष्मीकांत जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बेनिफिशियरी ऑफ कंसोलिडेशन भी है, एनसीआर में भी इनके लॉन्चेस आ रहे हैं, ज़रा बताएं यहाँ टेक्निकल चार्ट पे यहाँ पे कुछ कमाई के मौके बनते हैं और अगर इम्पोर्टेंट लेवल्स है तो क्या रहेंगे? देखिए, अभी जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी में, अभी जो प्राइजेस है वो 200 डीएमए के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, जो कि 2500 लेवल के आसपास है। मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर 1-2 से 3 दिनों का कंसोलिडेशन हमें यहाँ पर मिलता है और फिर 2500 के ऊपर ब्रेकआउट आता है, तब ये स्टॉक अच्छे खासे अपसाइड मूव हमें आने वाले समय में दिखा सकता है। उस दौरान जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो आते हुए दिखाई दे अराउंड 2650 के, और जो डाउन साइड का जो सपोर्ट है वो अभी भी आता हुआ दिखाई दे रहा है 2410 का। तो हमें लगता है कि जब तक ये 2410 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता है तब तक अपसाइड के मूव बने रहेंगे, बट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें 2500 के लेवल्स के ऊपर ही नजर आ रहा है। एक बार 2500 लेवल्स के को ये पार करता है देन 2650 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स लक्ष्मीकांत जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे तो आपकी राय है। टेलीकॉम सेगमेंट पे जो है स्टरलाइट टेक, थोड़ी देर पहले अभिषेक भी बता रहे थे कि स्टरलाइट टेक में जो है अच्छी मूवमेंट आई है, स्टॉक 16% ऊपर है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल गुड स्पेस में कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है। राजेश सर, कैपिटल गुड्स में हमें लगता है यहाँ पे दो स्टॉक्स हमें पसंद आ रहे हैं। पहला हमें यहाँ पे लगता है कि एबीबी पे फोकस रखना चाहिए। ये स्टॉक लोअर साइड पे एक अच्छा बेस बिल्डिंग एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिली और हमें लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छे अपमूव के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। 6100-120 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर ये नेक्स्ट इसका जो मूव बनेगा वो करीब 6300-6400 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एबीबी हमें लगता है कि यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक एक अच्छा मूव कंटिन्यू कर सकता है। और दूसरा हमें लगता है सीमेंस को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। ये स्टॉक में भी सेम बिहेवियर है। करेक्शन के बाद स्टॉक ने लोअर साइड पे कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर किया है और पिछले 2-3 हफ्तों से उस ब्रेकआउट के बाद सस्टेन होकर यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिला है। तो हमें लगता है जब तक सीमेंस में 3260 3270 के लेवल होल्ड किए हुए हैं, हमें लगता है कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि एक अपमूव 3500 की तरफ अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। एबीबी और सीमेंट्स इंडिया, ऑफ कोर्स कैपिटल गुड्स पे भी जो हमारी नज़र है। और एक चीज़ बता देता हूँ कि इस पर एक छोटी सी खास रिसर्च भी आने वाली है कैपिटल गुड्स स्पेस पे कि क्या ट्रिगर आ रहे हैं। एबीबी इंडिया, सीमेंट्स, सारे स्टॉक्स में जो अच्छी तेज़ी आ रही है पिछले 3 सेशन से, तो आगे क्या अपमूव रहेगा उसके पूरे फंडामेंटल डिटेल्स और आगे जाते हुए क्या ऑप्शंस के जो है आप कॉल्स रहने वाले हैं, बीटी एसटी बीटी ट्रेड्स, ये सब एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार में हम देख रहे हैं कि कमजोरी पर कारोबार हो रहा है, लेकिन फार्मा शेयर में थोड़ी सी गिरावट गहराई है। जो खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द ही फार्मा पर टैरिफ का ऐलान करेंगे। दरअसल अगर हम अमेरिका में अगर हम टैरिफ की बात करें तो अमेरिका में 0 टैरिफ है। इंडिया से जो फार्मा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, हम जो इंपोर्ट करते हैं वहाँ उस पर हम 10% का टैरिफ लगाते हैं, तो ये गैप है। और इसी चीज़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा भड़के हुए थे पहले भी, जब टैरिफ को लेकर उन्होंने दनादन कई सारे फैसले किए थे। लेकिन आज एक और ट्रेंड हम देख रहे हैं कि जो कैपिटल गुड्स वाले शेयर है उसमें धीरे धीरे करके बाइंग आ रही है। और बाइंग के पीछे ये भी रीज़न है कि कैपेक्स की शुरुआत हो गई है। पिछले साल अगर हम इलेक्शन के टाइम से अगर जोड़ें तो 3-4 तिमाही तक बहुत ही लैकलस्टर माहौल था। कैपेक्स की पिक्चर बहुत ही खराब हम कहेंगे और शेयर टूटे भी। अब रिकवरी आ रही है, जरा समझते हैं कि रीजंस क्या हैं। शरद, आपने कुछ स्टडी की है, जरा बताइए आंकड़े क्या कह रहे हैं और वैल्यूएशन की जो तस्वीर है वो कैसे दिख रही है आपको?
अभिषेक, आपने सही कहा कि यहाँ पे प्राइवेट कैपेक्स पे ज़्यादा फोकस हो रहा है ना। इलेक्शंस के बाद जो है अब धीरे धीरे प्राइवेट कैपेक्स पिकअप हो रहा है। पहले गवर्नमेंट कैपेक्स का आंकड़ा था, अब जो है प्राइवेट कैपेक्स जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और गवर्नमेंट कैपेक्स को भी पीछे छोड़ रहा है। इंटरेस्टिंगली अगर डेटा की बात करें तो पिछले 3 सेशन में जो है टेक्निकली देखा गया कि एक अच्छी बाइंग स्ट्रेंथ आ रही है आपके स्टॉक्स में, जैसे कि एबीबी इंडिया हुआ, सीमेंस हुआ, कमिंस इंडिया हुआ। आगे जाते हुए कैपेक्स ट्रैजेक्टरी का भी इंप्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशन है। ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि FY26 में जो है एक कैपेक्स में जो है बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। ऑफ कोर्स देखा जाए तो एक इंटरेस्ट रेट कट बेनिफिशियरी भी माना जाता है ये सेगमेंट को, और स्ट्रॉन्ग एमएनसी के पेरेंटेज भी है। लेकिन चलिए अब रिकॉर्ड ऊंचाई से भी स्टॉक में जो भारी गिरावट आई है, 52 वीक हाई लेवल से अगर बात करें, एबीबी 34% गिरा है, सीमेंस 18% और कमिंस इंडिया यहाँ पे 21% का गिरावट आया। अगर वैल्यूएशंस की भी बात करें तो ऑफकोर्स वैल्यूएशंस जो है उनकी लॉन्ग टर्म एवरेज से जो है ज़रूर थोड़े फेवरेबल है। एबीबी इंडिया 60 टाइम्स पे, 50 टाइम्स पे सीमेंस और कमिंस इंडिया, और ये याद रखिए जो वैल्यूएशन से 12 मंथ फॉरवर्ड पी रेशियो पे है, यानी कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से सस्ते हैं। करेक्शन भी हुआ है, तो क्या यहाँ पे जो एक अच्छी बाइंग है और यहाँ पे लगता है कि एक रनवे देखने मिल सकता है। कैपिटल गुड्स में एक सस्टेन बाइंग देखने मिल सकते हैं क्योंकि ये रैलीज में जो है पार्टिसिपेट उतना नहीं किए हैं। तो ऑफकोर्स कैपिटल गुड्स पे नज़र रखिएगा, शायद इन स्टॉक्स में जो आने वाले दिन में जो है बाइंग भी देखने मिल सकती है, खास करके इंस्टीट्यूशंस को लेके। ठीक है, कैपिटल गुड्स में आज खरीदारी आप देखिए, कमिंस हो, सीमेंस हो या फिर एबीबी हो, ये तीनों की तीनों शेयर आपको मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। सीमेंस में तेजी ज्यादा है, 1.5% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। आज दोपहर के हमारे शो में मिड कैप मसाला में मानस जायसवाल थे, उन्होंने भी सीमेंस को खरीदने की सलाह दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोहन भाई, एक व्यू आपसे ना जी को लेकर चाहेंगे, क्योंकि जी को लेकर खबर आई कि प्रमोटर करीब 2700 करोड़ रुपए के आसपास की रकम कंपनी में डालेंगे, अपने स्टेक को 4% से बढ़ाकर करेंगे 18%, और पॉजिटिव शुरुआत के बाद अब ऑलमोस्ट पूरे गेंस गंवा के दिन के निचले स्तर पर है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? प्रमोटर के स्टेक बढ़ाने से आप खुश हैं या फिर थोड़ी सी निराशा है? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक समय था जब हम देखते थे कि जब कोई नेगेटिव खबर आती थी इनके ओरिजिनल प्रमोटर को लेकर ना, तो हम शेयर में अपवर्ड रिएक्शन देखते थे, शेयर में तेजी होती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जी एज अ बिजनेस प्रमोटर का पॉइंट से मे बी शॉर्ट टर्म कोई इफेक्ट हो सकता है, पर एज अ बिजनेस जी वी आर नॉट एट ऑल बुलिश ऑन इट। कंपटीशन से लेके देखो, कंपनी जीरो डेट पे है, टीटीएम प्रॉफिट 680 करोड़ का पैट किया है, तो पैसा बहुत कंपनी के पास है, रिजर्व्स भी अच्छा खासा है, तो बाइंग बैक इज द बेस्ट वे ऑफ गोइंग और प्रमोटर स्टेक बढ़ाना बहुत सिंपल चीज है। पर ओवरऑल बिजनेस की बात करते हैं, इज इट अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्टिंग पॉइंट, तो वहां पे हम नेगेटिव है जी के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक राय इस वक्त मिलती हुई, लेकिन जैसे दिन की शुरुआत में एफएनओ की पूरी रूपरेखा आपके सामने हम रखते हैं, डेरिवेटिव के फ्रंट पर क्या कुछ हो रहा है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, फेयर इंडिकेटर, इंडिया विक्स की तस्वीर कैसी है, और साथ ही बैंड लिस्ट में किसकी एंट्री और एग्जिट हो सकती है, इसकी सारी डिटेल्स हम बताते हैं। उसी तरह क्लोजिंग में भी ये सारी डिटेल्स और डिटेल्स लेकर पूरी रिसर्च लेकर पुलकित बंडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, बताइए। जी मानसी जी, तो F&O की करंट पोजीशंस देख लेते हैं और F&O सिक्योरिटी, कौन कौन सी सिक्योरिटीज F&O के बैन में है वो भी समझ लेंगे। तो शुरुआत करते हैं, हमारी इंडिया विक्स है जो करीब 14.38 के लेवल पे है, कंफर्टेबल रेंज में है, बहुत ज़्यादा बिका हुआ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो PCR करीब 0.86 है, जो कि मॉर्निंग में करीब 1.11 था, इसका मतलब PCR कम हुआ है। अभी हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, PCR का एक 0.5 से लेके लगभग 1.3 तक का लेवल अगर इस रेंज के बीच में है तो ये एक कंफर्टेबल जोन होता है। 0.5 के नीचे जाए तो उसे हम ओवर सोल्ड कहते हैं, और अगर 1.3 के ऊपर 1.45 या 1.6 तक जाए तो हम उसे ओवर बॉट जोन कहते हैं। वहीं अगर हम मोस्ट एक्टिव पुट की बात करें तो निफ्टी में वो 24,900 पर है, और मोस्ट एक्टिव कॉल की बात करें तो वो भी 24,900 पर है। बट एक चीज़ यहाँ गौर करने वाली ये है कि जो मोस्ट एक्टिव पुट है वो उसमें बाइंग देखी जा रही है, इट मीन्स वो 24,900 पर पुट बाइंग हो रही है, और वहीं मोस्ट एक्टिव कॉल जो 24,900 की है वहां पर कॉल राइटिंग हो रही है। इसका मतलब यह है कि बाजार में दबाव देखा जा रहा है।
वहीं अगर हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो 25,000 के ऊपर है, और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो 24,800 के ऊपर है। तो ये हाईएस्ट पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो इसी तरह से जैसे कि ऊपर से दबाव और नीचे से थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन बाजार में रह सकता है। मैक्स पेन की बात कर ली जाए तो वो 24,800 के ऊपर है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो उसका पीसीआर करीब 0.7 है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट और पुट ओपन इंटरेस्ट दोनों के दोनों ही 56,000 के ऊपर है। अब हम सिक्योरिटीज इन बैन की बात भी कर लेते हैं। तो वही सुबह वाली 9 की 9 सिक्योरिटीज अभी भी बनी हुई है बैन में। हालांकि जो CDSL और इरिडा है इनके बाहर आने की उम्मीद है, तो अभी देखते हैं आगे जो आधे घंटे का ट्रेड बाकी है लगभग उसमें क्या होता है। तो CDSL की करीब अभी जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो करीब 83.7% है और इरिडा की करीब 81.7% है। प्रोड्यूसर साहब, वो निफ्टी का चार्ट लगाइए थोड़ा सा, उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। ये हमारे निवेशकों के लिए एक ईजी हो जाएगा समझने के लिए कि किस तरह का चल रहा है। तो जो लास्ट 20 दिन थे, करीब 20 से 25 दिन, उसमें कंसोलिडेशन देखा गया था कि बहुत सारी कैंडल्स थी, वो एक 25,050 से 24,400 की रेंज में बनी थी। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेकआउट आया था, वो ब्रेकआउट ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाया और फिर उसके बाद वापस वो उसी रेंज में आ गया। लेकिन आप गौर करिए, वही 24,400 पे वापस उसने सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की कोशिश की। आज वही हम रेजिस्टेंस लाइन देख रहे हैं 25,050 की, वहीं पर रुक रहा है। तो इस बीच में देखा जा रहा है कि एक रेंज में ये कारोबार हो रहा है। तो अब जिस भी तरफ ये अगेन तोड़ेगा उस तरफ एक हम बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी मानसी जी F&O की पोजीशन और मार्केट के बारे में जो भी अभी करंट सिचुएशन चल रही है। पुलकित, काफ़ी उम्दा तरीके से ना सिर्फ लेवल्स लेकिन उन लेवल्स के मायने भी आप हमें बता रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मार्केट में जिस तरह के सिनेरियोज पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं, मोस्ट एक्टिव पुट में ज़्यादातर बाइंग हो रही है, विच इज़ अ कंसर्न इन इटसेल्फ। ये पूरी की पूरी सिचुएशन सिनेरियो में एक ही चीज़ है जो थोड़ी सी रिलीफ है, वो है फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स। स्पाइक अप नहीं हो रहा है, गिरावट एटलीस्ट कंफर्ट लेवल्स के आसपास देखने को मिला है। थैंक यू सो मच पुलकित ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे, इंडेक्स वाइज इस वक्त रणनीति क्लोजिंग ट्रेड्स में क्या कुछ हो रही है एक बार फिर से हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से समझेंगे। आप बने रहें। एग्जैक्ट 3 बजे हैं, आधे घंटे में मार्केट क्लोज हो जाएगा। लेकिन मार्केट एट 3 एक्सचेंजेस पर खबरें जो आई हैं उनमें से इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आनंद शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। जी मानसी, 3 बजे तक के बाज़ार को देखें तो निफ्टी में हल्की सी गिरावट 100 अंकों के आसपास की गिरावट दिख रही है। और जो सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा है वो है फार्मा का। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो फार्मा पे जल्द टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं और इसके चलते सभी 20 शेयरों में फार्मा के गिरावट देखने को हमें मिल रही है। सबसे ज़्यादा ऑरोबिंदो फार्मा में करीब 3.5% के आसपास, उसके अलावा लुपिन और सन फार्मा में भी 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात कर लें कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बाजार में भले गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन आईटी शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है और आईटी से हैप्पीएस्ट माइंड का जो शेयर है वो करीब 9 से 10% ऊपर कारोबार कर रहा है। यहाँ जो है वॉल्यूम से करीब औसत से करीब 40 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नवीन फ्लोरिन की बात करें तो जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय दी थी, इसी के चलते जो है यहाँ भी औसत से 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है नवीन फ्लोरिन के भी शेयर में। जी एंटरटेनमेंट की तरफ से वारंट जारी कर कंपनी फंड जुटाएगी ऐसी खबर आई थी और यहाँ भी वॉल्यूम से करीब 3 गुना ज़्यादा, औसत से करीब 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। सीमेंस पर एक खबर है जहाँ कंपनी नेशनल हाई स्पीड रेल से 4100 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है और ये जो ऑर्डर है वो एडवांस सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए कंपनी को मिला है। इसी के चलते शेयर में करीब 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा टीवीएस मोटर की बात करें तो टीवीएस मोटर को ने इंडोनेशिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube लॉन्च किया है और जो इसकी शुरुआती कीमत रखी है वो रखी है 1,58,000 के आसपास और शेयर निचले स्तर से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात कर लेते हैं जहां टाटा मोटर्स पर नुआमा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। नुआमा ने रिड्यूस की रेटिंग दी है और लक्ष्य 670 रुपये का दिया है।
इसके पहले हमने देखा था कि मैनेजमेंट ने जेएलआर एबिट मार्जिन के लिए गाइडेंस 10% का दिया था, लेकिन बाद में उसे घटा दिया था। इसी के चलते शेयर में लगातार दूसरे दिन दबाव देखने को हमें मिल रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे एक्शन वाले स्टॉक्स 3 बजे तक का एक्शन हमारे साथ शेयर करने के लिए। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त मोमेंटम दिखा रहे हैं। नवीन फ्लोरिन के स्टॉक प्राइस का जिक्र आनंद कर रहे थे। 2 रिपोर्ट्स आई हैं, जेफरीज की भी एक रिपोर्ट आई और मॉर्गन स्टैनली की भी। दोनों रिपोर्ट्स में टारगेट्स को रिवाइज किया गया है। नवीन फ्लोरिन के स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 4% के गेंस है। राजेश जी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, 3,242 से 4,160 तक के लेवल्स पहले बताए जा रहे थे और अब 5,280 तक के लेवल्स भी नवीन फ्लोरिन के लिए एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और यहां से अपसाइड विजिबल नजर आती है इन रिपोर्ट्स को। टेक्निकली नवीन फ्लोरिन की चार्ट्स पर आपकी राय? स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नवीन फ्लोरिन का दिखा है हमने। स्टॉक में देखे तो एक कंटिन्यूशन ऑफ सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए देखने को मिले हैं, जो कि एक साइन है सस्टेन बाइंग एक्शन का। स्टॉक को अगर हम चार्ट पे एनालाइज करें डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, तो स्टॉक एक क्लियरली एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रैवल करते हुए देखने को मिला है। हमें लगता है जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर है, इसके नेक्स्ट टारगेट अभी हमें लगता है यहाँ से 5,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास भी पोजीशन है बने रह सकते हैं। छोटी मोटी गिरावट में बाय एंड एक्यूमुलेट की रणनीति रहेगी। 4,550 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में हमें लग रहा है कि नेक्स्ट टारगेट इसका शॉर्ट टर्म के हिसाब से 5,000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। नवीन फ्लोराइन पे भी जो है एक इम्पॉर्टेंट व्यू राजेश सर से। लक्ष्मीकांत जी, एक स्टॉक है सुब्रोस, ये हमारे खास सेगमेंट डीप डाइव रिसर्च से आया है और हमने जो थे ऑफकोर्स 9 जून को ही बता दी थी कि स्टॉक में क्या तेज़ी के ट्रिगर हैं और हमारे हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गायशुंदर ने जो है इस स्टॉक को पिक किया था। वहाँ से देखें तो जर्नी जो है लगभग 35% से ज़्यादा का हुआ है, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने मिला है। लक्ष्मीकांत जी, अब टेक्निकल लेवल्स पे सुब्रोस आपको क्या लगता है? यहाँ पे एक अच्छी रैली आई है, थोड़ी थमेगी कि और भी इसमें जो है स्टीम बाकी है? जी, डेफिनेटली यहाँ पर एक फेयर फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला था अपसाइड की ओर, और फिर अभी कुछ दिनों पहले ही इसने इसके जो पिछले स्विंग हाई 827 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश नजर आ रहा है। बट अगर आज के सत्र में देखें तो डेली के चार्ट्स पर यहाँ पे एक डोजी कैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक टफ फाइट बताता है बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ यहाँ पर हम बाय करके चल सकते हैं। अगर ये स्टॉक हमें फिर से अराउंड 970 980 के पास मिलता है, तो वहां से अगर फिर से एक रिवर्सल काइंड ऑफ फॉर्मेशन हम बनते हुए देखेंगे, तो फिर वहां पर हम एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। और जो फिर अपसाइड के मूव हमें दोबारा से 1100 तक के दिखाई देंगे, उस दौरान जो स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आ रहा है, वो बनता हुआ नजर आ रहा है 950 के आसपास। तो वहां से ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेंगे। अदरवाइज करंट से मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफी स्टॉक ये जो लेवल्स है वो स्ट्रेच हो चुके हैं। अगर निचले स्तर पर मिलता है तो फिर हमें बाइंग करके चलना चाहिए सुब्रोस में। बाय ऑन डिप्स की जो है रणनीति है और ऑफ कोर्स हमने जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में भी जो है देखा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज देखा कि बीएफएसआई स्पेस में यहाँ पे मूवमेंट देखने मिल रहा है। निफ्टी बैंक से एक बैंक है जो ऑफ कोर्स पॉजिटिव में है, कोशिश कर रही है रिकवरी करने के हरे निशान में, वो है एक्सिस बैंक। रोहन, एक बार बैंकिंग स्पेस में जो है ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है उतना बाइंग नहीं दिखने मिला एफआई स्पेस से जितना हमने ऑफ कोर्स आईटी स्पेस में देखा है पिछले 3-4 सेशन में। और थोड़ी देर पहले अभिषेक ने भी बताया कि आईटी स्पेस में क्या अहम ट्रिगर्स है। रोहन, बैंकिंग स्पेस में अगर बात करें तो एक्सिस बैंक, यहाँ पे क्या राय रहेगी? फंडामेंटली क्या स्टॉक लग रहा है इनसे ज़रा बोले। और बैंकिंग सेक्टर एज अ होल उतना ज़्यादा देखा नहीं जा रहा है, ऑफ कोर्स मार्केट को रिफ्लेक्ट कर रहा है उनकी वॉलेटिलिटी को, पर एक्सिस बैंक पे खास करके आपकी क्या नज़र रहेगी? नो, एक्सिस बैंक इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। प्राइवेट में मुझे ऐसा लग रहा है हमको कि ये एक वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स है आईसीआईसीआई के बाद। ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई इज ब्रिलियंट, तो उसके बाद अगर कोई भी प्राइवेट बैंक देखनी जाए तो देन इट इज एक्सिस एंड देन इट इज एचडीएफसी। और पूरे बैंकिंग सेगमेंट में हमारी यही राय है कि बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे बैंकिंग मिल रहा है। कहीं ना कहीं ट्रिगर्स नहीं आ रहे हैं, नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, रीवैल्यूएशन नहीं हो रहा है। But I think so this is one of the best value to pick up in the portfolio.
लक्ष्मीकांत जी, एक बार कंजम्पशन स्पेस से कुछ स्टॉक अच्छा लग रहा है यहाँ पे। डाबर, ब्रिटानिया, ये जो है हरे निशान में है, करेक्शन हुई है, बट कुछ खास कुछ ट्रेड बन रहा है यहाँ पे एफएमसीजी स्पेस पे कि यहाँ से दूर ही रहे अभी? जी, ओवरऑल अगर इंडेक्स को हम देख पा रहे हैं, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को, तो यहाँ पर अभी भी करेक्टिव मूव बन रहे हैं। सो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी बेरिश दिखाई दे रहा है। 3 दिनों पहले ही यहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला था, और अभी भी जो इसके प्राइस स्ट्रक्चर है बेरिश क्रॉस ओवर के, जो कि हमें 20 और 50 डीएमए के नीचे ही दिखाई दे रहे हैं, तो उसके वहां पर अभी भी इसके प्राइस नीचे ही सस्टेन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर एक कोई पुल बैक रैली आएगी। हालांकि 2 दिनों से थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिली है, बट अभी भी 100 टीएमए का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 54,800 के आसपास। तो मुझे लगता है कि जब तक उस पर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है, तब तक यहाँ पर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर 54,350 के लेवल टूटते हैं निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में, तो फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 54,000। सो ओवरऑल जो व्यू है वो अभी भी नेगेटिव ही नजर आ रहा है ऑल ओवर एफएमसीजी स्पेस में। यहाँ पे ऑफ कोर्स एफएमसीजी स्पेस में जो है न्यूट्रल टू पॉजिटिव व्यू आ रहा है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार बीटी, एसटी, एसटीबीटी ट्रेड्स और कल के क्या अहम इवेंट्स रहेंगे जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल्स में। और गिरते बाजार में भी आईटी शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इस तेजी की वजह क्या है, अभिषेक बताएंगे। अभिषेक बताएं, आईटी स्टॉक्स में तेजी क्यों है? शरद, बहुत ही शानदार तेजी हो रही है। और आप देखिए आज वीकनेस वाला बाजार है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन निफ्टी आईटी के जो 10 शेयर हैं ना, 10 में से 9 शेयर आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, और सिर्फ एम्फेसिस है जहां पर आज आपको गिरावट दिखेगी। दरअसल पिछले 10 ट्रेडिंग सत्र में से 9 ट्रेडिंग सत्र में आईटी इंडेक्स में तेजी रही है, और 52 हफ्ते के निचले स्तर 30,000 के आसपास आईटी इंडेक्स आ गया था, वहां से करीब 27-28% की शानदार रिकवरी हो गई है, और 40,000 के आसपास फिर से पहुंचने की तैयारी है। और जो 52 वीक का हाई है, वहां से अब जो दूरी रह गई है वो 15-17% के आसपास की रह गई होगी। 3-4 ट्रिगर्स हैं, ऐसा नहीं कि भविष्य बहुत अच्छा दिख रहा है, बट 3-4 ट्रिगर्स हैं जिसके चलते लोअर लेवल से बाइंग हो रही है। एक चीज तो यह है कि मई में जो अमेरिका के नॉन फार्म के जो डेटा आए थे, जॉब रिपोर्ट आई थी, काफी अच्छी आई थी, तो वहां की इकोनॉमी को लेकर जो एक तनाव बढ़ रहा था कि क्या वो मंदी में जा रही है, उसकी आशंका थोड़ी सी छट गई है। तो मजबूत अमेरिकी इकोनॉमी के चलते आईटी शेयरों को सपोर्ट मिला है, क्योंकि हमारे आईटी कंपनीज के ना रेवेन्यू को लेकर डिपेंडेंस काफी ज्यादा है अमेरिका पर। 70-80% की आय, कई सारी ऐसी कंपनी जिनकी अकेले इतनी आय अमेरिका से आती है, तो एक रीजन ये है। दूसरी चीज ये हुई कि हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ने से डॉलर की बाइंग बढ़ रही है, तो डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। और अगर डॉलर मजबूत अगर होता है तो कंपनीज के लिए रेवेन्यू बढ़ जाती है, क्योंकि भारतीय कंपनीज की जो कमाई होती है वो डॉलर में होती है। तो एक चीज ये है। दूसरी चीज ये कि टैरिफ को लेकर थोड़ी सी टेंशन घटी तो है, और टैरिफ को लेकर जब टेंशन घटी है तो उसका बेनिफिट आईटी कंपनीज को मिल रहा है। FY25 की अगर हम चौथी तिमाही की बात करें, जो मार्च तिमाही के जो नतीजे आए थे, नतीजे बहुत एक्साइट करने वाले नहीं थे, लेकिन जो ज्यादातर कंपनीज की जो रेवेन्यू ग्रोथ रही थी वो अनुमान के मुताबिक रही थी, तो इसने भी सपोर्ट करने का काम किया। इसके चलते हम देख रहे थे कि लगातार सस्टेन्ड बाइंग है। और एक और चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, वो ये कि डील विन पर तो कंपनीज का फोकस है, हमेशा आगे रहेगा भी, लेकिन कंपनियां थोड़ी सतर्क हो गई हैं अपने कॉस्ट को लेकर। कॉस्ट रिडक्शन को लेकर कंपनीज अपने प्लान्स बना रही है, और इससे भी हम देख रहे हैं कि शेयरों को सपोर्ट मिला है। ये हीट मैप एक बार जरा फिर से दिखा दीजिए कि पिछले 10 में से 9 दिन आईटी इंडेक्स में तेजी हुई है, और सिर्फ 12 जून को आपको करीब 0.25% के आसपास की कमजोरी दिखेगी। अदरवाइज पूरी की पूरी जो पिक्चर है वो ग्रीन दिख रही है, और बेहतरीन तेजी हो रही है। और आज के अगर हम लीडर की बात करें तो इन्फोसिस हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी ये शेयर था, और इन्फोसिस में 1% से ज्यादा की मजबूती आज के सत्र में दिखी है। तो जरा एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि अगर आपको BTST करना हो, क्योंकि 3:14 हो गए हैं, हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी हैं, राजेश पालविया जी हैं, उनसे जरा ट्रेड समझ लेते हैं। राजेश जी, इन्फोसिस में क्या आप BTST करके जाएं, या फिर कोई और शेयर आपके रडार पर अगर आ रहा हो?
तो देखिए टेक्निकली अगर आईटी में मुझे बीटीएसटी करना है तो टेक महिंद्रा का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और हमें लगता है कि ये जिस तरीके का फॉर्मेशन है ये यहाँ पे तेजी को और एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। तो आईटी में बीटीएसटी के लिए टेक महिंद्रा पसंद है 1750 तक की अपसाइड के लिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 1695 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें हमें लगता है यहाँ पे सीजी पावर को भी देखा जा सकता है। ये स्टॉक में भी जिस तरीके की बाइंग इंटरेस्ट बनी है यहाँ पे एक कंटिन्यूटी आते हुए देख सकते हैं। आज स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और अपनी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को भी पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो सीजी पावर में हमें लगता है कि 715 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो इसे बीटीएसटी के लिए बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 688। 688 का स्टॉप लॉस होगा, 715 का टारगेट होगा। सीजी पावर ये काउंटर आप देखेंगे थोड़ी चाल वोलेटाइल रही है, लेकिन आज को मिला दें और कल के सत्र में देखा था कि बढ़िया बैक टू बैक दो बढ़िया सेशंस रहे हैं और ये क्लोजिंग बहुत अच्छी देने जा रहा है। देखिए किस तरह के स्पाइक आपने लास्ट आवर के ट्रेड में देखे हैं। और दूसरा जो होगा टेक महिंद्रा होगा, 1750 का टारगेट और 1695 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो दो तेजी के सौदे हो गए ये राजेश जी की तरफ से। राजेश जी के पास अगर कोई तीसरा सौदा हो वो भी जान लेते हैं। राजेश जी जरा देख लीजिए अगर कुछ और आपके पास अगर हो तो। लक्ष्मीकांत जी से समझ लेते हैं कि उनके ट्रेड्स कौन से हैं बीटीएसटी के। लक्ष्मीकांत जी बीटीएसटी करेंगे या फिर एसटीबीटी के भी कोई मौके हैं बाजार में? ये मुझे लगता है बीटीएसटी के ट्रेड ऑलरेडी बहुत मिल चुके हैं। मैं भी अभी इससे पहले सीजी पावर को ही ट्रैक कर रहा था, बट राजेश जी ने वो पहले रिकमेंड कर दिया है तो काफी बढ़िया है बीटीएसटी के लिए, वो काफी बेहतर लग रहा है। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक एसटीबीटी शेयर सजेस्ट करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि सन फार्मा में आने वाले समय में वीकनेस बढ़ सकता है। यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है विद द फॉर्मेशन ऑफ बेरिश कैंडल, और यहाँ पे बेरिश बेल्ट होल्ड का भी पैटर्न है, तो ओवरऑल सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। तो सन फार्मा का जो फ्यूचर अभी 1650 के आसपास चल रहा है, तो हमें यहाँ पर हम सेल का रिकमेंड दे सकते हैं। यहाँ पर जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 1685 का, और जो डाउन साइड के जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1585 के। एसटीबीटी लक्ष्मीकांत जी की तरफ से 1650 डाउन साइड है सन फार्मा में, यहाँ से फर्दर डाउन साइड विजिबल नजर आती है और इसी के चलते एसटीबीटी ट्रेड सन फार्मा में फार्मा स्पेस पूरी तरह से गिरावट इस वक्त झेलता हुआ। लेकिन इजराइल ईरान जंग के बीच देश में तेल की कोई कमी नहीं है। सरकारी सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश बताइए। देखिए इजराइल ईरान के युद्ध के बीच क्रूड मार्केट पर क्या असर हो सकता है, ऑयल मिनिस्ट्री से जुड़े जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि मार्केट में क्रूड अवेलेबिलिटी को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है, सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडिया ने पहले से ही अपने क्रूड इंपोर्ट बास्केट को काफ़ी डाइवर्सिफाई कर लिया है। 22 कंट्री से बढ़ाकर करीब करीब 40 कंट्री से हम इस वक्त क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा इस वक्त क्रूड अवेलेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। साथ ही साथ हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक भी है ताकि जो भी डोमेस्टिक डिमांड है हम उसको मीट कर पाएँ। लेकिन जो ज़्यादा चिंता की बात है वो है इस रूट्स पर जो शिपमेंट के रूट्स हैं उस पर डिसरप्शन अगर पैदा होता है तो इससे ज़्यादा चिंताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि अगर लॉन्गर पीरियड तक इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जारी रहता है तो जाहिर तौर पे इससे दिक्कतें हो सकती हैं, क्रूड की कीमतों में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लिहाजा ये चिंता की बात होगी। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है उसमें अवेलेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडिया ने पहले ही अपने इंपोर्ट बास्केट को काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाई कर लिया है। इसके अलावा वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज वेल पोजीशन हैं कि जो मौजूदा हालात हैं उसको हैंडल कर पाएँ। साथ ही साथ जो कुशन है प्राइसिंग के हिसाब से देखें, क्योंकि कीमतों में अभी भी उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है ताकि वो ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो। लिहाजा वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि मौजूदा हालात को हैंडल कर पाएँ। इसके अलावा एक और मेजर कंसर्न है वो है स्टेट ऑफ हार्मुज़ जो रूट है, अगर उसको क्लोज कर दिया जाता है तो ज़्यादा चिंता की बात हो सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि काफ़ी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम जो है इसी रास्ते से उसकी शिपमेंट होती है। लिहाजा अगर इस पर दिक्कत आती है, इस रूट पर अगर दिक्कत आती है तो ज़्यादा चिंता की बात हो सकती है। लेकिन सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि ये किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं होगा कि वो स्टेट ऑफ हार्मुज़ रूट को ब्लॉक करे, क्योंकि
काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम जो है इस रास्ते से शिपमेंट उसका शिपमेंट है, लिहाजा ये किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं होगा और इस बात की संभावना कम दिख रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह की स्थितियां पैदा होती है, लेकिन इस वक्त मार्केट में क्रूड ऑयल की उपलब्धता को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वेल पोजीशन हैं कि वो करंट हालात को झेल पाएँ, उसका सामना कर पाएँ, और साथ ही साथ पेट्रोलियम मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्री लगातार कंपनीज के साथ, ऑफिशियल्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। जो अल्टरनेटिव हो सकते हैं उस पर चर्चा की जा रही है और सरकार इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि हमेशा की तरह वो इस बार भी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो स्थितियां पैदा हुई है उसको काफ़ी सफलतापूर्वक हैंडल किया जाएगा और कंज्यूमर के इंटरेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल प्रकाश, साई ऑफ रिलीफ इनफैक्ट और जियोपॉलिटिकल टेंशंस का सामना करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार। शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी हमें देने के लिए। इम्पोर्ट बास्केट जो है प्रोडक्टिवली डाइवर्सिफाई किया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट की जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी प्रकाश जिक्र भी कर रहे थे, मिडिल ईस्ट प्रोड्यूसर्स जो शिपमेंट है दुनिया भर का, उसमें सबसे ज़्यादा रूट जो यूज़ करते हैं 5th लार्जेस्ट रूट है और इसी के चलते वहाँ पर किस तरह के सेंटिमेंट्स और अगर वो रूट ब्लॉक होता है तो फिर एक इम्पैक्ट आता दिख सकता है। रोहन, वैसे तो कच्चे तेल की चाल पर असर पड़ा है, $74 अब बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड भी ट्रेड करता हुआ। अपटिक के कई सारे रीजंस जो स्ट्राइक, इजराइल ईरान टेंशंस हैं, तेहरान में इवैक्यूएशन की खबर जो आती हुई दिखी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयानबाजी आ रही है, ये सारी की सारी चीज़ें और पोटेंशियल एस्केलेशन को लेकर जो इम्पैक्ट है। कच्चे तेल की चाल ऑफकोर्स इक्विटी मार्केट्स के लिए भी इम्पैक्ट और असर डालती है। क्रूड रिलेटेड प्लेयर्स, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनर्स, एविएशन, सीमेंट, इन तमाम स्पेसेस पर पर्टिकुलरली इसका असर आप कैसा देखते हैं? हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जैसे ऑयल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गई, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे ये सब कंपनीज मिल रही है। अभी क्या है, हर एक कंपनी का अलग अलग रेटिंग टाइम होता है कि कुछ क्या हो सके उससे टर्न अराउंड आए। हमको लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस ऑयल प्राइस ये सब कंपनीज जो 10 के पी के नीचे अवेलेबल है, एक्सेप्शनली सुपीरियर कैश फ्लो मैनेजमेंट कर रही है, उसमें एक री रेटिंग आ सकता है। तो ऑयल का प्राइस क्या होगा वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर ये मैं बता सकता हूँ कि ये 2 कंपनीज है जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी अच्छी इन्वेस्टमेंट की हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस वक्त और क्रूड रिलेटेड फैक्टर्स और स्पेसेस पर खास तौर से नज़र इन दिनों हमें रखनी चाहिए। लेकिन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर भी लगातार फोकस है और महानगर गैस लिमिटेड के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। शेयर में अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला है। कमज़ोर बाजार में भी महानगर गैस लिमिटेड का स्टॉक जो है करीब 3.25% के गेंस के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ। इस तेज़ी के पीछे की वजह भी है, नोमुरा की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में महानगर गैस लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बीच में कंपैरिजन और साथ ही गुजरात गैस न्यूट्रल रेटिंग आईजीएल पर महानगर गैस लिमिटेड के लिए पॉजिटिव कन्विक्शन और गुजरात गैस की अगर बात करें वहां पर अवॉइड की राय इस रिपोर्ट में दी गई है। डाउनसाइड एक्शन गुजरात गैस में आप देखेंगे। लेकिन राजेश जी, एमजीएल के स्टॉक प्राइस में, लक्ष्मीकांत जी आपसे एक टेक जानना चाहेंगे, एमजीएल के स्टॉक प्राइस में जो तेजी है 3.25% के गेंस, क्या राय होगी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों स्टॉक्स पर? इनफैक्ट में तो एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। काफी समय बाद इसने अपने 200 डीएमए लेवल को रिक्लेम किया है और पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन भी है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश साइड का ही दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें हमें बाइंग करके चलना चाहिए। करंट लेवल भी अच्छे लेवल्स है जहां पर हम बाय करके चल सकते हैं। अगर किसी को बीटीएसटी करना हो या स्विंग ट्रेड लेना हो तो जो डाउन साइड का स्टॉप लॉस है वो नजर आ रहा है 1395 का, और जो अपर साइड के जो टारगेट अभी यहाँ से दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 1490 से लेकर 1500 लेवल के। तो महानगर गैस में तो बाइंग रिकमेंडेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर हम गुजरात गैस को देख रहे हैं तो यहाँ पर भी जो कंसोलिडेशन है अभी 20 डीएमए लेवल के ऊपर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका 200 डीएमए लेवल से वो 495 के आसपास है, उसी के ऊपर हम कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। 495 के ऊपर गुजरात गैस लिमिटेड निकलेगा तभी बाइंग करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, एमजीएल पे जो है ज़रूर नज़र रखेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम बात करें तो फार्मा स्पेस में जो है बहुत जो है रिएक्शन आ रहा है। पिछले आधे घंटे में वॉलेटिलिटी भी दिखने मिली है, भारी गिरावट निफ्टी फार्मा इंडेक्स में आया है। अभिषेक, फार्मा स्पेस में ओवरऑल जो है क्या कमेंट्री आ रही है ट्रम्प की, खासकर की टैरिफ को लेके, और क्या इम्पैक्ट एनालिसिस है, कौन से स्टॉक्स में एक्सपोजर ज़्यादा है, ज़रा बताएं अभिषेक।
शरद देखिए, ट्रंप रह रहे के फार्मा को लेकर बम फोड़ते रहते हैं, और जब उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था तो उसमें से फार्मा को बाहर रखा था। फिर बाद में खबर आई कि नहीं, हम फार्मा पर टैरिफ लगाएंगे। अब फिर से वो कह रहे हैं कि नहीं, हम टैरिफ का ऐलान करेंगे फार्मा को लेकर। अब देखते हैं कि क्या ऐलान करते हैं, उस पर नज़र तो बनी हुई, थोड़ी सी अनिश्चितता की स्थिति ज़रूर पैदा हो जाती है। और महीने भर पहले आपको याद होगा खबर ये आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर भी दिया था कि अमेरिका में जो दवाओं की कीमतें हैं उसमें 30 से 80% की कटौती की जाएगी। अच्छा, अमेरिका भारत के लिए अहम क्यों है? अब अमेरिका में जो टोटल जो जेनरिक ड्रग्स का जो कंजम्पशन होता है उसमें से अकेले 40% वो भारत से मंगाते हैं। टैरिफ के अगर हम सिनेरियो की बात करें तो अभी तक तो कोई टैरिफ वसूल नहीं रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत अमेरिका की ज़रूरत है, डिपेंडेंस है इस मामले में भारत पर बहुत ज़्यादा अमेरिका की। अगर हम टोटल अगर हम कारोबार की बात करें एक्सपोर्ट के लिहाज से, तो फार्मा का जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है करीब 30% हम अकेले अमेरिका को कर रहे हैं, और जो वैल्यू उसकी है $8 बिलियन के आसपास की है, और ये सबसे ज़्यादा है। 29% हम जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्सटाइल अपैरल 28%, ऑटो पार्ट्स 15%। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के लिहाज से हम फार्मा ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को। अगर हम अमेरिका में टैरिफ और भारत में टैरिफ की अगर बात करें तो फार्मा में तो अमेरिका में अमेरिका 0% टैरिफ लगा रहा है, मतलब टैरिफ फ्री था अभी तक मामला। भारत जरूर 10% का टैरिफ अमेरिका से वसूल रहा था। अब कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी आय का बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है, उन पर नजर रखने की जरूरत है। अब देखते हैं ट्रंप कब करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन सिंजीन की 68% आय आती है अमेरिका से, ग्लैंड फार्मा की 54% आय आती है, बायोकॉन की करीब 50%, जायडस की 45%, और इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, पिरामल, ल्यूपिन, सन फार्मा की भी 30 से 40% की आय अमेरिका से आती है। सबसे कम जो आय आती है वो लॉरस, एल्केम और सिप्ला की है, जो 17 से 28% की रेवेन्यू उनकी अमेरिका से आती है। तो इन शेयरों पर ध्यान देने की जरूरत है। अब ट्रंप कुछ करते हैं, अगर अब अनिश्चितता काफ़ी होती है उनके बयान को लेकर, उनके एक्शंस को लेकर, लेकिन वो करेंगे तो बाजार को परेशानी निश्चित तौर पर फार्मा स्टॉक्स में तो देखने को शायद मिल सकती है। लॉरस लैब्स की बात करें, ये डीप डाइव रिसर्च में भी अभिषेक गायशिंदे की जो है ये पिक है। लॉरस लैब्स का एक्सपोजर कम है, 17% ही है सिर्फ यूएस एक्सपोजर को लेके। जल्द से अगर हम बात करें तो लॉरस लैब्स पे जो एक छोटी सी जो है टेक ले सकते हैं। राजेश जी से जल्दी से बताएं, मार्केट क्लोज आ रहा है, लॉरस लैब्स टेक्निकली कैसा लग रहा है अभी? राजेश जी। लॉरस लैब में देखिए एक अच्छी रैली तो बनी थी स्टॉक में, लेकिन अब ये न्यूज़ के चलते थोड़ा करेक्शन यहाँ देखने को मिला। स्टॉक एक अपने क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि ये करीब 650-655 की रेंज में। अगर ये 650 के लेवल को तोड़ता है तो फिर ये डाउन मूव 625 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो थोड़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा वीक होते हुए दिख रहा है। 650 के नीचे एग्जिट कर लेना चाहिए अगर आपका लॉन्ग साइड का ट्रेड है तो। एक क्विक टेक राजेश जी, थैंक यू फॉर दैट क्विक टेक। और बाजार बस क्लोज होने वाला है। कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्विकली आपके सामने रख देते हैं। वेदांता अंतरिम डिविडेंड पर कल बोर्ड बैठक होने वाली है, जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में कई सारी चीजें हैं, कई सारे ट्रिगर्स और इवेंट्स हैं जिस पर फोकस रहेगा। ब्याज दरों पर अमेरिकी फेड का फैसला आने वाला है। यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे। ब्रिटेन में मई सीपीआई के डेटा पर नजर रखिएगा। जापान के ट्रेड डेटा पर भी नजर रखनी होगी। और इन सब के साथ साथ G7 समिट जो कि कनाडा में हो रही है, उसका दूसरा और आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी G7 समिट का हिस्सा बने और वहां पर कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी उन्होंने की, और ये समिट जो है कल खत्म होती हुई दिखेगी। लेकिन चलिए बाजार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी सुस्त चाल आज बाजार की देखने को मिली, और इनफैक्ट जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे ज़रूर, लेकिन कल के सत्र में भी जब मंडे मार्केट हम ओपन कर रहे थे, जियोपॉलिटिकल रिस्क ढेर सारे थे। बावजूद इसके बाजार ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से संभाला था। लेकिन आज गेंस जो है फ्रिजल आउट होते हुए ज़रूर नजर आए। फार्मा क्षेत्र की सेहत बिल्कुल बिगड़ती हुई, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो फार्मा पर टैरिफ का बयान अभी थोड़ी देर पहले ब्लूमबर्ग के हवाले से आया, उसके ठीक बाद फार्मा काउंटर्स में और ज्यादा गिरावट था। इंडिया विक्स 3% की गिरावट दिखा रहा है, 14 के लेवल्स के पास, कंफर्ट लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ। लेकिन फेयर इंडिकेटर की गिरावट भी बाजार में इस वक्त सेंटिमेंट को बूस्ट अप नहीं कर पा रही, क्योंकि बाकी अन्य जो सारे के सारे ट्रिगर्स हैं, रीजंस हैं, वो काफी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। चुनिंदा प्लेयर्स हैं, बड़ी दिग्गज कंपनियों की अगर बात करें जो बाजार को संभाल पा रहे हैं, जैसे टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, टीसीएस, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स। और आज के सत्र में भी कल ही की तरह आईटी सेक्टर ने अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाया। येट अनदर
सेशन जब हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर की तरफ से, बाजार को काफी हद तक रिस्पॉन्स और सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में क्लियरली डिक्लाइंस का पलड़ा भारी। आप अगर देखेंगे 860 एडवांसेस के सामने 1853 डिक्लाइंस देखने को मिले। सो बिकवाली है, और बिकवाली छोटी मझौली शेयरों में भी देखने को मिले। मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे, वहां से भी गिरावट ही हाथ लगी। मार्केट की क्लोजिंग आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 55,661 के लेवल्स पर करीब 283 अंकों की गिरावट पर बैंक निफ्टी। 100 अंकों की बिकवाली हमने देखा 24,838 के लेवल्स पर डाउनसाइड विजिबल होती हुई निफ्टी में। सेंसेक्स में भी करीब 250 अंकों की गिरावट, और ब्रॉडर मार्केट्स में यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बिकवाली का दबाव। परसेंटेज वाइज, पॉइंट वाइज गिरावट के साथ कामकाज देखने को मिला। पीएसयू बैंक, रियल एस्टेट का खेमा, कंजम्पशन स्पेस, हर तरफ से बिकवाली। आईटी सेक्टर ने कमान जरूर संभाली। लेकिन चलिए इसी के साथ कमजोर क्लोजिंग उम्मीद यही करके चलेंगे कि कल जब मार्केट्स वापस खुलें तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल कंसर्न्स जो हैं वो बाजार को इतना परेशान ना करें और मार्केट में पॉजिटिव अपसाइड जो है वो नजर आए। लक्ष्मीकांत जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना टेक हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमारे बाकी तमाम एक्सपर्ट्स का भी शुक्रिया, राजेश जी, रुचित जी, रोहन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते एसएमई आईपीओ में आपको जागरूक करने के बाद अब ईटी नाउ स्वदेश आपके लिए एक और खास सेगमेंट शुरू करने जा रहा है, और हमारा सिर्फ एक मकसद है कि हमारे दर्शकों का पैसा ना डूबे, और इसीलिए हमने आपके लिए जल्द एक और खास सेगमेंट इश्यू राइट नहीं ये लेकर आने वाले हैं। शरद जी बिल्कुल, इशू राइट नहीं, ये नामकरण तो आपने ही किया था। तो राइट्स इशू पे पूरा डिटेल्ड एनालिसिस होगा। राइट्स इशू क्यों हो रहे हैं, क्या ये फर्जी राइट्स इशू हो रहे हैं, कि सही में ये राइट्स इशू का यूसेज होने वाला है, पूरी तरह जांच पड़ताल होगी। और हमने एसएमई आईपीओ में जिस तरह इन्वेस्टिगेशन किया, इन छोटे छोटे राइट्स इशू पे भी करेंगे। तो ऑफकोर्स ये जल्दी ये प्रोग्राम आने वाला है, इसे देखिएगा। वीकेंड में जो है ऑफकोर्स आ जाएगा, और सारी एनालिसिस रहेगी, एक पूरा शो रहेगा जहाँ पे हर इशू राइट नहीं होता है। तो हर इशू राइट नहीं, जो इशू में कंसर्न्स होंगे वो आपके सामने लाने की कोशिश होगी। हमारे तमाम सेगमेंट्स जो हैं उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और उम्मीद यही करके चलेंगे कि इसी तरह से हर इशू राइट नहीं, हमारा मच अवेटेड सेगमेंट जो है ये जब हम लॉन्च करेंगे उसे भी बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। फिलहाल मुझे, शरद और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कल की तैयारी थोड़ी ही देर में आपकी करवाएंगे। आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।